हाँ भाई, कोई क्वेश्चन दे दे मुझे। मॉक कौन सा वाला? मॉक 1? MCQ नंबर 82 केमिस्ट्री सेक्शन में। मीथेन बर्न एक्सोथर्मिकली in presence of free oxygen at STP as shown in chemical equation below। इक्वेशन दी हुई है जी। उसके बाद वो मोल दे रहे हैं मीथेन के, और वो कह रहे हैं कि CO2 का क्या करें, वॉल्यूम कैलकुलेट करें। अच्छा देखें, ये है अच्छा, आपको पता है ये सवाल कौन सा सवाल है? स्टोइकोमेट्री। आपको इसके मोल गिवन है कितने? 25, और इसका क्या मालूम करना है? वॉल्यूम। तो नीचे भी स्टैंडर्ड आ जाएगा। इक्वेशन वाले मोल 1 है, ऊपर भी मोल है तो नीचे भी मोल ही रहेंगे फिर तो। और ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे क्या होना चाहिए? इक्वेशन वाले मोल 1 है और मोलर वॉल्यूम 22.4 है। नंबर से नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसने x के पास जाना होता है वो डायरेक्ट क्या करवा देते हैं हम? डिवाइड। ये सिखाया था आपको मैंने। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4। डिवाइड किससे होगा? 1 मोल। तो 25 इंटू 22.4, ये हो जाएगा, एक मिनट, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है 224 मल्टीप्लाई बाय 20, 448 हो गया। और 112 ऐड कर देंगे तो 560 DMQ। ऑप्शन डी। हमने डायरेक्ट यानी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की है बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है देखें। अब यह है 22.4। मैंने कहा मैं अगर 22 पे निकाल लूँगा ना तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जैक्टली 0.4 ना भी पता हो तो मैंने क्या किया, मैंने किया 20 को मैंने इस तरह किया कि 10 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई। 10 से करवाएंगे, सॉरी एक मिनट ज़रा मैं करेक्शन कर दूं। $22.4 मल्टीप्लाई बाय 25 था। तो 22.4 को हमने क्या किया? 10 + 10 + 5। 22.4 10 से मल्टीप्लाई का 224, फिर 10 से मल्टीप्लाई का 224 और उसका आधा कर दें तो क्या होगा? 112। तो ये निकाल लिया हमने, उनका सम ये आया, फिर 112 सम किया 560। ये ऑप्शन हमने ढूंढ लिया। क्लियर होगी बात बेटा? चूंकि आपके पास अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको जल्दी में इसी तरह ही करना है। What is the volume of 1 mole of helium gas at a pressure of 55 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? आपको प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर गिवन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड करेंगे ताकि केल्विन में आ जाए, 393 केल्विन। आर की वैल्यू दी हुई है, मोल भी दिया हुआ है 1। अच्छा, आर की वैल्यू उन्होंने किस में दी हुई है? SI यूनिट में दी हुई है। तो आंसर भी फिर SI यूनिट में ही आएगा, यानी वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आएगा। वैसे भी ये भी SI यूनिट है और ये वाला भी SI यूनिट दिया हुआ है, तो फिर आंसर आपका SI यूनिट में होना चाहिए। आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? PV = NRT, यहाँ से निकाल लेंगे। P कितना है? 55,
V मालूम करना है, N1 मोल है, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 393, 55 डिवाइड हो जाएगा, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 393 डिवाइडेड बाय 55। यहाँ से आप वॉल्यूम निकालेंगे। ऊपर वाला नोट कर लिया सबने? अब आप इसमें भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 8 का टेबल ढूंढें, पहले 8 के टेबल में 55 ढूंढें। सेवन 8 56, तकरीबन 7 आ जाएगा। अब 7 के टेबल में ये ढूंढें जी, 7 के टेबल में 7 5 यानी अब देख लें क्या होगा। 56 पॉइंट समथिंग। इसके करीब करीब वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, 59.41। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट आंसर निकालें आपने क्या करना, आपने राउंड ऑफ चीज़ें भी देखनी, क्योंकि जब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, आपने कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं ताकि आप आंसर। ऊपर वाला भी ये मैंने किया इस तरह से। अब यहाँ इसमें बेटा सिंपल वर्किंग है, क्वेश्चन सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन कहाँ फंस जाएंगे आप? कैलकुलेशन में फंसा है। कैलकुलेशन दोबारा बता दूँ, आपने ये तो समझ आ गया क्या किया। अब आपने इसको ना राउंड ऑफ किया, 8 के टेबल में 55, 7 8 56 होता है, आपने 7 ही मान लिया, फिर 7 डिवाइड किया और आंसर दिख 56 आ रहा है। इसका मतलब इसके करीब करीब का आंसर निकाल लें, वो एक ही ऑप्शन होगा ऐसा। बेटा जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने नियरेस्ट वैल्यू निकाल के गेस करना होता है, और ऐसा एक ही आंसर होगा, बाकी सब बिल्कुल ही। आप देखें ना ऑप्शन में, बाकी सब ऑप्शन क्या है, बहुत ही डिफरेंट है उससे। सही है, ऐसा नहीं है कि एक 55 लिखा और एक 59 लिखा हो, फिर तो फंस जाएंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी समझ आ गया बेटा? आप लोगों का क्वेश्चन है कि नहीं है? इसके बगैर तो फिर मुश्किल होगी ना। चले मैं ऑप्शंस लिख दूंगा अब अगले सवाल में ना, सवाल बता दिया, ऑप्शन लिख दूंगा। ये रिमूव कर दूं, यहाँ आप लोग घर जाके देख लोगे, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें भी। नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पी ओ। बेटा तो बहुत ही आसान है, आपको यूँ सिखा था, P+4O, ऊपर जो चार्ज है वो इज इक्वल टू उधर P मालूम करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, आपको सबकी वैलेंसी लिखवाई है, ये कर किया हुआ हमने वैसे, प्लस माइनस, -4 2 8, -8 वहाँ जाकर +8, ये आ गया प्लस का 5। ऑप्शन बी 85, x ग्राम of sugar is deposited to an electrode of a substance is deposited to an electrode in 15 minutes. टाइम दिया हुआ 15 मिनट्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये 9th क्लास का एक सवाल है, 9th क्लास के टॉपिक से लिया, W = Z80। आपसे मैंने कहा था 9 वाली भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। W मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, A एम्पेयर करंट है, और T टाइम है, जो कि सेकंड्स में होना चाहिए। तो टाइम को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। सही है, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 8000 सेकेंड्स। 6 5 33 800 बल्कि। नाइन बल्कि 900। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है,
1 एम्पेयर, एम्पेयर करंट दिया हुआ 1 एम्पेयर। अच्छा, फिर कह रहे हैं हाउ मच ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अगर एम्पेयर कितना हो जाएगा 4 हो जाए, इसका मतलब है T1 है और ये A1 है। अब एम्पेयर 2 वो कितना कह रहे हैं 4 एम्पेयर करंट हो गया। टाइम 2 कितना है उतना ही है, 900 सेकेंड ही है। वो कह रहे हैं कि W2 निकालें, तो W1 कितना है, W1 है X। तो फिर देखिएगा फॉर्मूला लगेगा, अच्छा यहाँ फॉर्मूला वो नहीं लग रहा है, नहीं यहाँ यूँ लगेगा W1 इज इक्वल टू W2। अब W1 यानी W1 की जगह आ जाएगा Z80, W2 की जगह भी क्या आएगा Z80। Z सेम रहेगा A1 T1 और A2 T2। Z से Z तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि Z बराबर है। A1 कितना है 1 एम्पेयर, T1 कितना है 900 सेकेंड्स, A2 कितना है 4 एम्पेयर और T2 कितना है, T2 है 900। अच्छा जी, ये साइड हमें निकालनी है ना, 4 डिवाइड होगा 1/4 ऑफ X। W2 कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ किसका X, 1/4 ऑफ X का मतलब है 0.25X। नहीं बल्कि यहाँ 4X हो जाएगा ना, क्योंकि इधर आएगा X, W2 की जगह आएगा X, तो ये 4X बल्कि बनेगा, 1/4 नहीं बल्कि 4X बनेगा। क्यों, क्योंकि देखें इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि करंट 1 एम्पेयर है, सिंपल भी कर सकते हैं 1 एम्पेयर से 4 एम्पेयर हो गया। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पेयर करंट के, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो अगर आपने एम्पेयर करंट 4 टाइम्स कर दिया है, एम्पेयर करंट कितना कर दिया है 4 टाइम्स कर दिया, तो W भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर W1 है 1 एम्पेयर, W2 है 4 एम्पेयर, तो फिर इसका मतलब है W2 होगा कितना 4 टाइम्स ऑफ W1, यानी W2 हो जाएगा 4X। ये वाली कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है, यानी इस मेथड से आप याद कर लें। हाँ, W कहते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड, और A होता है एम्पेयर करंट, और T होता है टाइम। यूजुअली टाइम हम लेते हैं सेकेंड्स में। इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आसान नीचे वाली है, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, बट मैं आपको फॉर्मूला ज़रूर बता देता हूँ। फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZAT। Z कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होता है, ये डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट वैल्यू होती है। A होता है एम्पेयर करंट और T होता है टाइम। यहाँ फॉर्मूला से भी पता चल रहा है W इज इक्वल टू और कांस्टेंट मिलाओ तो क्या बनता है बताओ, प्रोपोर्शनल। तो W प्रोपोर्शनल है A के भी, W प्रोपोर्शनल है T के भी। अगर आप एम्पेयर बढ़ाओगे तो W बढ़ेगा, अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो भी क्या बढ़ेगा, W बढ़ेगा। अब W1 प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पेयर कितना 1 एम्पेयर, W2 कितना है 4 एम्पेयर, तो W2 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ W1। और W1 कितना माना था उन्होंने, कहा था सवाल में X,
तो W2 इज 4x। ऑप्शन कौन सा है फिर बताएं? सी, 4x ग्राम। ये नोट कर लें। हाँ भी रिमूव कर दूँ? अच्छा जी, अगला सवाल 86। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज आइडेंटिकल रेट ऑफ डिफ्यूजन? रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, या रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। कोई एक चीज़ तो पता होनी चाहिए इनमें से। टाइम हमें नहीं पता, डिफ्यूजन हमें नहीं पता, लेकिन हमें मोलर मास पता है। इस सवाल में डिफ्यूजन भी नहीं पता, इस सवाल में टाइम भी नहीं पता, लेकिन क्या पता है? मोलर मास, क्योंकि गैस के फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से आपको मोलर मास पता है। रेट अगर दो गैसेस के बराबर आ रहे हैं तो इसका रीज़न ये होगा कि दोनों के मोलर मासेस बराबर होंगे। अगर रेट बराबर आ रहे हैं तो मोलर मास भी क्या होने चाहिए? बराबर। आपने वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें मोलर मास बराबर है। इसके लिए हम देखते हैं फिर। CO2 और N2O है, NO और CO है, PH3 NH3 है, H2O और H2S है। पहले ऐसा करते हैं। CO2 44 होता है, NO 14 टू 28, 28 प्लस 16 कितना हुआ? 44। यही हो गया भाई, यही ऑप्शन हो गया, मासेस बराबर आ रहे हैं। NO 14 प्लस 16 30, 12 प्लस 16 28। तो यही ऑप्शन है, बस ऑप्शन है, आंसर आ गया। अब बाकी ज़रूरत नहीं हमें निकालने की। मैं फिर क्लियर कर दूं। रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, पढ़ा हुआ हमने। रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, पढ़ा हुआ हमने। रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, भी पढ़ा हुआ हमने। सही है। लेकिन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास और डेंसिटी के, ये भी बताया था आपको मैंने। रिमूव कर दूं ये वाला। By applying pressure on crystal, the solid crystal break into small, इसको तो हम कहते हैं, अगर वो सिमिलर शेप में ब्रेक हो जाए तो ये कहलाता है क्लीवेज। ये तो फैक्ट था। क्लीवेज की डेफिनेशन, किसी भी क्रिस्टल पर फोर्स लगाओ, अगर वो क्यूबिक है तो वो सिमिलर क्यूब में ब्रेक हो रहा है, तो दिस इज नोन एज क्लीवेज। इसमें मैंने आपको ये भी सिखाया था कि वो प्लेन जहाँ से वो जुड़े होते हैं उसको हम क्लीवेज प्लेन भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। और उस प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे क्रिस्टल के दरमियान फोर्स सबसे वीकेस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप करेक्टली रिप्रेजेंट द रिएक्शन 2HI H2 और I2? दोनों तरफ अगर मोल बराबर हैं, दोनों तरफ मोल अगर क्या है? बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? Kc और Kp बराबर होता है। ये भी वैसे फैक्ट में ही आता है, मोल बराबर, मोल बराबर। फैक्ट भी कहेंगे इसको, लॉजिक भी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हैं, तो फिर Kc Kp बराबर। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो
तो फिर Kp ज़्यादा होता है Kc से, सही है। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम हो जाए तो फिर Kp कम हो जाता है। ये रिलेशन है, ये आपको पता होने चाहिए। नंबर 89, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर अकलिंग एट सेम रेट। इक्विलिब्रियम पर बिल्कुल रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, सेम नहीं कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, नो इक्वल हो या ना हो, कांस्टेंट हो जाती है। ऑप्शन बी है द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप कंप्लीटली, नहीं है, ऐसा भी नहीं होता, दोनों चलते रहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, यस ये आंसर है। तो दिस इज ऑप्शन सी एंड इट इज फैक्ट। क्योंकि ये सिखाया था आपको मैंने, फैक्ट ये है। एट, मैं इन शॉर्ट इक्यूबी लिख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में नहीं इक्यूबी, 2 पॉइंट्स हैं। इक्विलिब्रियम पर 2 बातें होती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स या फिर बैकवर्ड बराबर हो जाता, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। ये फैक्ट है। 88 रिमूव कर दूं। नंबर 90, फॉर द रिएक्शन इक्वेशन गिवन है, हम लिख लेते हैं, चलें। रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल भी और एक्सोथर्मिक भी है। विच चेंज विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ NH3, इसका मतलब है कौन रिएक्शन को NH3 की तरफ ले जाएगा, मतलब फॉरवर्ड करेगा। अच्छा अभी मैं ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें देखता हूँ जो हमें याद हैं। अगर एक्सोथर्मिक है इससे पता चल रहा है क्या ये, अच्छा एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक में हमने ये पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एंथैल्पी से, सही है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा एंथैल्पी की तरफ जाएगा, मतलब H1 की तरफ आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी, ज़्यादा हीट की तरफ जाएगा, H1 की तरफ। टेम्परेचर कम करोगे तो हीट, तो रिएक्शन कम हीट की तरफ जाएगा, मतलब H2 की तरफ। हमें कहाँ ले जाना है बताओ, हमें H1 की तरफ ले जाना है या H2 की तरफ ले जाना है, हमें H2 की तरफ ले जाना है। तो इसके लिए टेम्परेचर को क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, एक। फिर अगर प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है प्रोडक्ट के मोल से, तो इसका मतलब है कि हमें कम की तरफ ले जाना है, कम मोल। मोल कम का मतलब है कम वॉल्यूम, क्योंकि इसका मतलब है कम वॉल्यूम, प्रोडक्ट के वॉल्यूम कम है, तो हमें लेस वॉल्यूम के लिए प्रेशर को क्या करना होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा। दूसरा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर कम करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। अब ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर नो, टेम्परेचर तो डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीजिंग प्रेशर नो, प्रेशर तो इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग प्रेशर यस, ऑप्शन देखो, जब भी हम ये सवाल पढ़ लेते ना
हम कोशिश करते हैं पहले अपने दिमाग को यूज़ करें और वो चीज़ें निकाल लें उसके लिए। सॉल्यूशन का ये तरीका है। इससे पहले देखो मैंने ये किया, मैंने पहले अपनी चीज़ें निकालने की क्या क्या हो सकता है, फिर ऑप्शन देखें। आप अगर ऑप्शन देखकर कैलकुलेशन शुरू करेंगे, वर्किंग शुरू करेंगे तो भाई फिर फंसेंगे। पहले अपनी वर्किंग, आपने क्या क्या सीखा है, आपको क्या क्या पता है उसके बारे में वो लिख लें, ताकि आप अपनी नॉलेज के मुताबिक फिर उसके बाद काम करें। क्योंकि होता ये कि हम ऑप्शन से बाज़-औक़ात क्या हो जाते हैं, उससे मुतासिर होकर अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल ही डिफरेंट वे में ले जाते हैं। जो आपने सीखा वो सारी बातें देखकर मैंने पहले अपनी सारी बातें लिखी कि भाई ये एक्सोथर्मिक है तो क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल चूँकि इसमें कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम प्रोडक्ट का कम है, तो कम वॉल्यूम की तरफ ले जाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना है। ये सारी बातें हमने निकाल के रख ली। फिर हमने ऑप्शन देखे। नंबर 91, which of the following species produced when a proton is added to a base? जब बात हो रही ना प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर की, तो इसका मतलब है पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चला हमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बोला है, ऐसे आपके सिलेबस में तो नहीं है ये सॉल्यूशन और ये एसिड बेस वाला, तो खैर फिर भी पढ़ लें, और भी तो टेस्ट देंगे बाकी जगहों के। अच्छा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या है? उसके मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था प्रोटॉन डोनर उन्होंने बोला या एक्सेप्टर बोला। जब सवाल में प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर की बात हुई तो हम समझ गए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एसिड बनाता है कॉन्जुगेट बेस, बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड बनाता है कॉन्जुगेट बेस, बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। अब वो क्या कर रहे हैं, हम सवाल दोबारा से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोटॉन इज एडेड टू बेस? बेस की बात कर रहे हैं, क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। ऑप्शन क्या ये समझ आ गया सबको? बेटा मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, इवन क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी लिखवाया था एसिड बेस का, कि एसिड जब वो क्या होते हैं, और सॉल्ट टेस्ट सब्सटेंसेस आर एसिड, ऑल बिटर टेस्ट सब्सटेंसेस आर बेस। Number 92. Which of the following occur when CH3 COONA is added to acetic acid? This is acetic acid. Acetic acid is a weak acid. और CH3 COONA ये तो weak acid का salt है। ये एक weak acid है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है, और ये सॉल्ट किसके साथ बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ है। तो ये तो बना रहा है एसिडिक बफर, क्योंकि एसिडिक एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है? एसिडिक बफर बनता है। सॉल्ट ऐड हो रहा है तो ये तो बफर बना रहा है बस। अच्छा, सही समझ गया। ओके, अच्छा वो ये तो सवाल कर ही नहीं रहे ना कि क्या बन रहा है। वो कह रहे हैं कि CH3 COOH आयनाइज हुआ। वो कह रहे हैं इसकी आयनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा?
अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसमें ये सॉल्ट ऐड करोगे, ये सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा, CH3COO आइन बनेगा और Na का आइन बनेगा। इससे क्रिएट होगा कौन सा इफेक्ट, ये दोनों क्या है बताओ, कॉमन है, कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, इससे रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स। रिवर्स जाने से इस एसिड की आयनाइजेशन, फॉरवर्ड जाना बढ़ना, बैकवर्ड आना कम होना, आयनाइजेशन बढ़ती है कॉमन आयन इफेक्ट से या कम होती है, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड इंक्रीजेज, नो, फॉरवर्ड जाने पे डिसोसिएशन इंक्रीज होती है, डिसोसिएशन तो डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज, नो, फॉरवर्ड जाने से इंक्रीज होगी, बैकवर्ड आने से क्या होगी, डिक्रीज होगी H+ आयन की कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीज, यस यही हो रहा है। ऑप्शन सी मैं यूं लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीजेस, रीजन है कॉमन आयन इफेक्ट। दोबारा देख लें। अच्छा, मैंने ऊपर वाला ये एडिशनल बता दिया है, बट याद जरूर कीजिएगा। गौर करें, वो कह रहे हैं भाई ये CH3COOH है, इसकी आयनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से मैं समझ आ रही थी बात ये कि ऐड हुआ उसमें, अब ये आयनाइज हो रहा है, इसमें क्या ऐड किया हमने, CH3COOH ऐड किया, CH3COONA ऐड किया, और तो ये क्या होगा, ये तो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होकर CH3COO देगा और Na का आइन देगा, सही है। अब इसमें ये और ये आइन क्या है, कॉमन है, कॉमन आइन होने से क्या होता है, प्रोडक्ट साइड हैवी होती है, रिएक्शन क्या होने लगता है, रिवर्स। रिवर्स आने का मतलब है H+ आइन बढ़ नहीं रहा बल्कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर। कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन को कम करता है, रिएक्टेंट साइड को बढ़ा रहा होता है। ऊपर वाला मुझे लगा था चेक कि वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों को मिलाने से बनेगा क्या, वो एडिशनल है, मतलब इससे इस सवाल का नहीं था, बट लिख ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सवाल देख के हमें लगता है कि शायद ये पूछ रहे हैं। 2 aqueous solutions A and B have been separated by semi permeable membrane। अगर दोनों को अलग किया हुआ सेमी परमिएबल से, तो इसका मतलब उनमें से कोई एक साइज का आइन उसमें से पास हो सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक खास साइज के मॉलिक्यूल को पास होने देती है, उसको हम कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इज हायर देन दैट ऑफ बी, ए का वेपर प्रेशर बी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कौन फ्लो कर रहा होगा, ए का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कौन फ्लो कर रहा होगा, ए मूव करोगे तभी ए ज़्यादा है ना, सही है। विल बी फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, विल बी फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। अब आपने बताना है मुझे, विल बी फ्लोइंग एट सेम रेट, सेम रेट होगा तो फिर तो कोई भी नहीं बराबर, फिर तो दोनों बराबर ही होने चाहिए थे, दोनों के प्रेशर। विल नॉट फ्लो ना करे तो भी बराबर होने चाहिए थे। क्या आंसर है, ए से बी। क्यों, क्योंकि ए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ए का प्रेशर बढ़ेगा। ए की मूवमेंट का मतलब है ए क्या हो रहा है, ए बढ़ रहा है। लॉजिक ऑफ ऑस्मोसिस। मैं इसके लिए डायग्राम भी बना देता हूँ, उन्होंने बंद भी किया हुआ, इसका मतलब है वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इसका, यानी मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ तक है, अब ऊपर प्रेशर बन रहा है,
ऊपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है बी से, इसका मतलब है ए क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मूव कर रहे हैं बी की तरफ, तो इसका मतलब है मिक्सचर में किसका प्रेशर ज़्यादा है, यानी ए की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, तभी ए का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। Number 94. Which product is formed by oxidation of methanol? Methyl alcohol, methanol. अभी लास्ट क्लास में कराया है मैंने। ऑल के ऑक्सीडेशन हो तो अल बन जाता है, ऑल के ऑक्सीडेशन हो तो क्या बन जाता है, अल, यानी अल्डिहाइड। वाटर रिमूव होता है, याद आया, CHO आ जाता है। यानी ये रिएक्शन की लॉजिक है, या यूँ कह लें रिएक्शन का फैक्ट भी कह सकते हैं, फैक्ट है ये। अच्छा, ये बताना ज़रूरी होता है कि सवाल में लॉजिक लग रही है, फैक्ट लग रहा है। सॉल्यूशन हमेशा इसी तरह से होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सवाल क्या है। फैक्ट क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, लॉजिक क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें मतलब एक वो इजी क्वेश्चंस हैं, फिर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह, फिर उसमें 3 कैटेगरीज हैं, न्यूमेरिकल्स, फैक्ट और लॉजिक। लॉजिक जो क्वेश्चंस है वो डिफ़िकल्ट उसमें आते हैं, सही है, और फैक्ट जो होते हैं वो किस में आते हैं, इजी में आते हैं, याद किए होते हैं हमने। नंबर 95, 93 रिमूव कर दूं। Which of the following enthalpy change is always exothermic? Yes, ये आपको मैंने सारे लिखवाए हैं वैसे, एक्सो के, एंडो के। मैंने एक्सोथर्मिक के अलग से बताए थे बहुत सारे एग्जांपल्स। एक्सो की एग्जांपल में बताया था ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस के दरमियान का रिएक्शन, सही है ये सब। और फिर किसी भी आयनिक सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करो या अल्कली मेटल को पानी में डिज़ोल्व करो तो क्या होता है, ये सारे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में बताया था बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। इसके अलावा था सब्लिमेशन या डिसोसिएशन, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वैसे भी हमने याद किया वो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अब ये वो सवाल है जिनमें आपको कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बहुत ज़्यादा। इस तरह से टाइम मैनेज हो रहा होता है हमारा कि कुछ में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, कुछ में सेकेंड्स में आंसर आ जाता है। 96, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। हीट रिलीज होती है इसमें, क्विक लाइम में जब पानी एक्सोथर्मिक होता है। हमने अपनी तरफ से पहले निकाल लिया क्योंकि ऐसे ही होता है बेटा, पहले हम ना मतलब अपने दिमाग के घोड़े जो हैं उनको दौड़ाते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, चेक करो क्या है, फिर हम आगे देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुस्ती से बैठे हैं बस सवाल पढ़ रहे हैं बस फिर सोच रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भाई। अच्छा कि आपने ये क्लास रख दिया। चले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं भाई कि अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। आप में और ए लेवल वाले बच्चे में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आप क्या करते हैं, पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर पहले परेशान होते हैं कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था।
पढ़ा तो कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो पता है उस तरफ इधर दौड़ाएं, उधर दौड़ाएं। मतलब पहले अपनी अपनी सारी बातें निकाल देंगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले लिख लिया। अभी मुझे पता भी नहीं आगे क्या होना है, लेकिन मुझे पता था कि भाई ये वाटर से रिएक्ट करता है, स्लेट लाइम बनाता है, हीट रिलीज होती है। अभी बता ही रही था मैं कि आप लाइम स्टोन को पानी में डिजॉल्व करो तो भी हीट रिलीज होती है। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं वैसे, ये तो देखें हम। यूजिंग द कॉन्सेंट्रेशन चेंज इंडिकेट द, अच्छा वो बता भी रहे हैं, रिजल्ट इन राइज इन टेम्परेचर, को तो मैंने वैसे ही लिख दिया था। अच्छा, तो भाई टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो एक्सोथर्मिक ही होगा ना, सवाल में ही पता चल गया हमें। अब इसके आगे पता मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज नॉट वेरी कॉमन। कैसे कॉमन सेंस क्यों है बताओ? क्योंकि सवाल में कह रहे हैं, अगर आपको याद हो मैंने एक्सो और एंडो में बताया था, दो बीकर बनाए थे। अगर बीकर गर्म हो रहा है एक्सोथर्मिक, अगर बीकर ठंडा हो रहा है एंडोथर्मिक। यहाँ बीकर क्या हो रहा है बताओ? एक्सोथर्मिक। इसलिए ये क्या है, सवाल में बता रहे हैं वो। अगर सवाल में नहीं बताते फिर हमारे लिए जरा थोड़ा मुश्किल होता। अच्छा, मैंने आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बहुत डिटेल में समझाए थे, बहुत सारी एग्जांपल्स देकर। स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनके लिए क्या काफ़ी होता है, फ्री एनर्जी काफ़ी होती है, खुद ब खुद ही हो जाते हैं। रिवर्स नहीं हो सकते भाई, ये रिवर्स नहीं हो सकते। यूनिडायरेक्शनल इरिवर्सिबल एक ही बात है, यूनिडायरेक्शनल रियल सही है बिल्कुल, इरिवर्सिबल सारे एक ही तो बात कर रहे हैं। अब ये क्या है बताओ? फैक्ट है ना, स्पॉन्टेनियस का फैक्ट है ये। नंबर 98, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ये होता है, हमने पहले देख लिया। अगर किसी भी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होता है तो इसका मतलब होगा sp2 होता है। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 होता है, अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो sp होता है, और अगर 9 पाई बॉन्ड हो तो sp3 होता है। क्लियर? तो ये हमने पहले निकाल लिया, अब देख लेते हैं। अब ये बेटा ये भी फैक्ट में आएगा, लॉजिक में नहीं आएगा, क्योंकि हमने याद किया हुआ है। एक पाई बॉन्ड हो तो sp2 होता है, 2 पाई बॉन्ड हो तो sp होता है, कोई पाई बॉन्ड ना हो तो sp3 होता है। नंबर 99, इथानल। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं। रिएक्ट विद HCN, कार्बोनाइल कंपाउंड है, जब ये HCN से रिएक्ट करता है। अच्छा, ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है वैसे। कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल एडिशन करते हैं, होता क्या, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव H पर अटैक करता है और CN इस पर। अच्छा चलो मैं CN आगे बना देता हूँ, H आगे बना देता हूँ, CN में नीचे बना देता हूँ। साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। इसके अलावा इसका एक और नाम है साइनो 2 कार्बन इथेन OH को कहते हैं ऑल। अभी हमने सवाल पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन हमने इक्वेशन बना लिया पूरी। अब देखते हैं क्या है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता रहा था ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सा है। उन्होंने प्रोडक्ट खुद ही बताया है साइनोहाइड्रिन, ऑल्दो मैंने पढ़ा नहीं था अभी।
बेटा ये भी फैक्ट में आता है, लॉजिक में नहीं। किसी भी कार्बोनाइल में अगर एडिशन हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड हो, अगर उसमें एडिशन हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, मैं बता चुका हूँ। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में एडिशन हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी कितने परसेंट प्रोडक्ट दे रहा है, परसेंटेज यील्ड ही होती है। दिस इज ऑल्सो फैक्ट। ऑप्शन सी। रिमूव कर दूं ये 99। जनरली द एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है किससे? इट इज ऑल्सो फैक्ट। ऑप्शन बी। Which of the following periodic properties has no unit? जो एनर्जी नहीं है, बाकी सब तो एनर्जीज हैं इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी वैसे फैक्ट में आएगा। रेस्ट आर एनर्जीज, और एनर्जीज का यूनिट होता है जूल या किलो जूल पर मोल वगैरह। With increase in value of principal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल तो n होता है बल्कि, फिर एजीमुथल आता है। n की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है। शेल यानी एनर्जी लेवल। चले, हमने जो बातें हमें पता थी हमने वो लिख दी। अब सवाल देखते हैं आगे। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल रिमेन सेम ऑल्दो देयर साइज एंड एनर्जी इंक्रीज होगा। भाई जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। दिस इज ऑल्सो फैक्ट। फैक्ट में आएगा कि जब जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा एनर्जी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन, आयन की बात हो रही है। अच्छा, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है भाई। वो पूछ रहे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप 18 की कॉन्फ़िगरेशन कर लो बस। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आखिरी शेल ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या लगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तरह की लॉजिक है ये। क्या लॉजिक है कि नेगेटिव आयन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है,
पॉजिटिव आइन होता तो वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। उसके बाद आपने कौन सी लॉजिक लगाई बताएं, उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन वाली लॉजिक लगाई। वैलेंस शेल थर्ड शेल है, थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, (103) रिमूव कर दूं क्लास। डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए में वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हमने पहले से अपने दिमाग में निकाल के रख लिया क्योंकि ऐसे ही होता है भाई सवाल। अच्छा आंसर भी यही है वैसे। डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल स्ट्रैंडेड इन विच टू चेन ऑफ डीएनए ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय, ये आपने बेटा, आप तो मेडिकल के बच्चों, आपको तो वैसे ही याद होगा। फैक्ट है। Which of the following hydrogen bond is stronger than other? ये बड़ा मजे का सवाल है। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 वालों से बॉन्ड बनाता है, सही है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यहाँ से ना कुछ और भी कवर होगा, हो सकता है वो ग्रुप 1 वालों का, या ग्रुप जैसे कार्बन का इनसे बॉन्ड कहते हैं, कार्बन का नाइट्रोजन, कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह से ऐसे बता दें कि आप बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ऐसा भी दे सकते हैं। मैं आपको ये सिखाने लगा हूँ अभी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा जैसे जैसे एलिमेंट में डिस्टेंस बढ़ता है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क भी बढ़ता है, पहले तो ये याद करें। अब उन्होंने कहा बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन का फ्लोरीन, नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ कौन से बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, समझे ज़रा बात को समझना है अभी, ये लॉजिक है बेटा। अब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन फ्लोरीन की एनर्जी होगी, लेकिन क्या है नीचे भी तो आ रहे हैं अब। अच्छा अब नीचे आएंगे तो क्या होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क किसी फिक्स्ड एलिमेंट के साथ कम होता जाएगा। डेल्टा ई एन इधर क्या है, लीस्ट, और इधर डेल्टा ई एन क्या है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, मोर, और इधर डेल्टा ई एन क्या है बताओ, मोस्ट। और डाउन आएंगे तो डेल्टा ई एन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा जी अब सवाल ज़रा और अच्छे से देख लेते हैं भाई। नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको मैं रेड से बना देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा जी
बताइए पहले डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है? जी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन के नीचे वाला तो कोई नहीं है ना, फ्लोरीन वैसे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि टॉप पर ही हुआ है। तो ये आंसर है। हाँ अगर वो कहते HCl और HF में कौन ज़्यादा होता? HF, क्योंकि डाउन आते हुए क्या होता? बॉन्ड वीक होता, आयनाइजेशन बढ़ती है। यही वजह है HI इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। HI की आयनाइजेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वो वीकर बॉन्ड है। HF की आयनाइजेशन HCl, HBr और HI, किसकी आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी बताओ? जो सबसे वीकर बॉन्ड होगा उसकी आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन है? अगर वीकेस्ट बॉन्ड है HI तो इसकी आयनाइजेशन भी क्या होगी? और जिसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी उसके H+ आयन ज़्यादा होंगे, और जिसके H+ आयन ज़्यादा होंगे वो क्या होगा? इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HI। ये ऊपर से नोट करें बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल रिमूव कर दूं, ये कॉपी कर लिया। (107) स्टीम कॉजेज सिवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। बेटा पानी बॉयल होता है कब? पानी बॉयल होता है कब बताएं? जब कोई चीज़ यानी कोई सब्सटेंस जो है अपने फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्या होता है उसके बाद? टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्टेट चेंज हो रही होती है। और जब वो सारा का सारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। अब फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसका मतलब है स्टीम का टेम्परेचर, स्टीम की हीट
स्टीम ने जो हीट है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब किया किसके मुकाबले में, बॉइलिंग वाटर। और हीट अब्जॉर्ब करना किसी भी सब्सटेंस का, उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। तो क्या आंसर है इसका, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन बी फैक्ट है ये भी। इधर देखें, इसके लिए ना मैं वो बताता हूँ जो मैंने ये भी करवाया हुआ है। अभी मान लो आइस क्यूब्स हैं सॉलिड, हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, आइस क्यूब्स हैं, हीट अब्जॉर्ब करें, अभी भी आइस क्यूब ही हैं, आइस क्यूब हीट अब्जॉर्ब करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट अब्जॉर्ब करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट अब्जॉर्ब करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ से आइस क्यूब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं, अभी सारे पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी शुरू हुए हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं। अब हीट तो अब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हीट तो अब्जॉर्ब करें लेकिन टेम्परेचर, जब कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब क्या होगा, अब हीट अब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट अब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर एक वक्त आएगा वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, और फिर उसके बाद जो हीट अब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन हीट अब्जॉर्ब हो रही है। ये होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होती है, हीट ऑफ यहाँ से यहाँ तक की हीट जो अब्जॉर्ब हुई है, H2 में से H1 माइनस करो, डेल्टा H होगा, ये हीट क्या कहलाएगी, और हायर वाला H2 होता है, लोअर वाला क्या होता है, H2 में से H1 माइनस करोगे, ये भी डेल्टा H है, लेकिन ये हीट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्ट होने वाली हीट क्या कहलाती है, हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस वाली हीट क्या कहलाती है बताएं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक्चुअली पानी ये है, बॉइलिंग वाटर ये है, लेकिन वेपर ये है, वेपर की हीट तो बढ़ रही है, टेम्परेचर यानी वो जो है उनके पास हीट बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा हीट होगी वो क्या करेगा, वो बॉडी को जलाएगा, बॉडी बर्न हो सकती है। यानी वेपर्स के पास क्या मौजूद है, ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो हीट जो उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए आपने एक एग्जांपल भी पढ़ी थी, शायद मैंने लिक्विड में मैंने आपको बताया था कि दुनिया की पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशंस, सारी आबादियां ज़्यादातर, जैसे इजिप्ट में जर्मनी भी आ जाएगा, पूरा फ्रांस भी आ जाएगा, इतना बड़ा मुल्क है वो, लेकिन वो मुल्क में लोग रहते कहाँ हैं ज़्यादा, रिवर नाइल के करीब। क्यों, सिंध में, सिंध का ज़्यादातर हिस्सा खाली था, सिर्फ किसके करीब ज़्यादा सिविलाइजेशन थी, ये मोइंजोदड़ो था, वो कहाँ था, किसके करीब था, जिसको पुराने दौर में क्या बोलते, सिंधो नदी, दरियाए सिंध। दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन ये सब पानी के करीब क्यों रहती हैं। जैसे आप देखो, टेम्परेचर है 25 डिग्री कराची में भी, और टेम्परेचर है 25 डिग्री थर में भी, दिन का वक्त है, लेकिन थर में आपको शदीद गर्मी लग रही होगी, कराची में नहीं लग रही होगी। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ वाटर वेपर्स मौजूद है, वो वेपर्स क्या कर रहे हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी वाटर की लेटेंट हीट ऑफ जो है वो, यानी हीट क्या है वो ज़्यादा है, वो वाटर ने हीट को क्या कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने ऑब्जॉर्ब कर लिया। अब थर में टेम्परेचर वही 25 डिग्री रात के वक्त,
कराची में भी टेम्परेचर 25 डिग्री रात के वक्त, यहाँ टेम्परेचर चलो कम हो गया, 22 डिग्री हो गया, लेकिन कराची में आपको ठंड नहीं लगेगी, थर में आपको 25 डिग्री एसी जैसा लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ हवा नहीं थी, हवा में मॉइस्चर नहीं था, हवा में जो मॉइस्चर हो वो उन्होंने हीट ही अब्जॉर्ब नहीं की। वो जो हीट कराची में जो अब्जॉर्ब हुई थी वो रात में उन्होंने हीट क्या कर दी, रिलीज। तो जब वो रात में हीट रिलीज की तो क्या हुआ, आपको ठंड ज़्यादा फील नहीं हो रही है। ये बात आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। अगर आप जाएंगे, टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज थी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में। एग्जाम्पल सेम ये वाली एग्जाम्पल मेंशन है। यस बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। इधर देखो ना आप, कहाँ हीट की वैल्यू, आप कहाँ चले गए, उधर चले गए। हीट ऑफ वेपराइजेशन तो बहुत ज़्यादा हीट ऑफ फ्यूजन से। जी क्लास रिमूव कर दूँ इसको मैं? अच्छा जी, 108 द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है KSP। सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो बेटा ये KSP होगा ना। KSP होता है क्या, आयन्स की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, फैक्ट है। मैंने आपको KSP की डेफिनेशन वैसे लिखवाई भी, उसमें भी ये मेंशन है। प्रेसिपिटेशन अकर जब भी KSP आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो जाए, यानी KSP की वैल्यू जब भी कम हो जाए, या आयनिक प्रोडक्ट KSP की वैल्यू यानी QSP KSP से ज़्यादा हो जाए तो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये भी, ये वैसे फैक्ट में आएगा। QSP ज़्यादा हो जाए या KSP क्या हो जाए, कम हो जाए, दोनों में से कोई भी एक बात। इसके 3 केस आपको समझाए थे। अच्छा जी, 110 मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत आसान है। हेलोजन हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन से हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ना इसमें। ये आपने क्लोरीन क्यों मार्क किया हुआ? क्लोरीन होगा ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप कम होती है। फैक्ट है ये भी। अच्छा बेटा, मुझे बताएं कि अब तो कोई सवाल ऐसा जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो। एक्चुअली मेरी क्लास है 6 बजे, मैं निकलने लगा हूँ अभी। इससे आगे के सवाल मैं आपको क्लास में करवा देता हूँ। कितने रह गए वैसे? 110 हो गए, 16 रह गए। जो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी ना, उसमें आप ये लेकर आएगा, मैं उसमें सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चंस में? 113 वाला भी करा दूँगा। N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2। बेटा ये मैं करवा चुका हूँ, वैसे मैंने आपको सिखाया है। जब आपको
तो मैंने बताया था इस तरह के सवाल आते हैं, प्लस या माइनस में से एक दिया हुआ, इसका मतलब हाफ फील्ड है। थर्ड शेल है, डी ऑर्बिटल है, आंसर आ गया। क्योंकि एल की वैल्यू 0 हो तो एस, एल की वैल्यू 1 हो तो पी, एल की वैल्यू 2 हो तो डी, एल की वैल्यू 3 हो तो एफ। तो 3D ये लॉजिक है, क्वांटम नंबर वाली लॉजिक। ऑर्बिटल से आपको क्वांटम नंबर निकालने को दिया जा सकता है, क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल। कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने को दे दी जाती है, या एलिमेंट पहचानने को भी दिया जा सकता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इनको कंटिन्यू करेंगे।